मुझे तुमसे हर हाल में शादी करनी है और मैं तुमसे शादी करके ही रहूंगी। कविता की आवाज में जिद थी, जुनून था और एक अजीब सी दीवानगी भी जो उसके पूरे वजूद से टपक रही थी। ये सिर्फ एक लड़की की बात नहीं थी, ये किसी टूटे हुए दिल, किसी जली हुई आत्मा और किसी खामोश बदले की गूंज थी। करण उसे हैरानी से देख रहा था, जैसे उसे अपनी आंखों पर यकीन ही ना हो पा रहा हो कि महज 19 साल की ये नाजुक सी लड़की इतनी बड़ी बात कहने की हिम्मत कैसे कर पा रही है। उसकी आंखों में सख्ती थी, चेहरे पर अजीब सी बेरुखी और लहजे में वह ठंडापन जो इंसान को अंदर तक जमा देता है। उसने धीरे धीरे उसकी तरफ कदम बढ़ाए, उसकी आंखों में आंखें डालकर देखा और डरावनी आवाज में बोला, दिमाग ठीक है तुम्हारा? अपनी उम्र देखी है कभी? तुम्हें सच में मेरी बीवी बनने का शौक है? उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान थी, लेकिन उस मुस्कान के पीछे छुपी क्रूरता किसी जहरीले जानवर की तरह साफ झलक रही थी। तुम्हारी बहन तुमसे ज्यादा मजबूत थी, भरा पूरा शरीर था उसका, फिर भी मुझे झेल नहीं पाई। हनीमून ट्रिप पर ही टूट गई, बिखर गई, मर गई। तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे सह पाओगी? वो उसे सिर से पैर तक घूर रहा था, जैसे किसी इंसान को नहीं, किसी चीज को देख रहा हो, जैसे उसकी कीमत लगा रहा हो, जैसे उसकी जांच कर रहा हो। कविता के चेहरे पर साफ लिखा हुआ था, माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थी, सांसें तेज थी, दिल जोर जोर से धड़क रहा था, हाथ हल्के हल्के कांप रहे थे, लेकिन फिर भी उसकी जुबान पर एक ही बात थी, एक ही वाक्य, एक ही जिद, मुझे आपसे शादी करनी है। ये मोहब्बत नहीं थी, ये कोई प्यार नहीं था, ये एक अंधी जिद थी, एक ऐसी जिद जो अंदर से उसे जला रही थी, जो उसे खुद के खिलाफ खड़ा कर रही थी। करण हल्का सा हंसा और बोला, क्यों अपनी नाजुक जान को खुद तबाही की तरफ धकेल रही हो? तुम्हारी बहन मेरी शिद्दतें नहीं सह पाई और तुम तो शायद एक ही रात में टूट जाओगी, बिखर जाओगी, खत्म हो जाओगी। क्या तुम्हें अपनी जिंदगी प्यारी नहीं है? क्या खुद से जरा भी प्यार नहीं करती? वो जानबूझकर उसे और डराने की कोशिश कर रहा था, उसकी रूह तक में खौफ उतार देना चाहता था। कविता ने आंखें बंद कर ली, उसके होठ बुरी तरह कांप रहे थे, गला सूख रहा था, आवाज जैसे दम तोड़ रही हो। फिर भी उसने बहुत धीमे कांपती हुई आवाज में कहा, मैं सह लूंगी। करण ने उसका मजाक उड़ाया। इन कांपते होठों के साथ, इस डरी हुई आवाज के साथ शरीर में ताकत भी है कुछ। सुनो लड़की, मैं करण सहगल हूँ, शेर हूँ मैं। अपने आप को मुसीबत में मत झोंको, दीवानगी तुम नहीं झेल पाओगी। अपनी छोटी सी जान पर रहमत खा लो। वो उसकी आंखों के डर को देखकर और ज्यादा बेरहम होता जा रहा था, जैसे उसे तोड़ने में ही उसे मजा आ रहा हो। कविता की आंखें अब भी बंद थी, पसीना लगातार बह रहा था, दिल जैसे सीने से बाहर निकल आएगा। करण ने धीरे से अपनी उंगली उसके माथे पर फिराई, फिर उंगली खिसकाकर उसके कांपते होठों पर रख दी। कविता ने सांस रोक ली थी, जैसे एक पल में उसकी पूरी दुनिया थम गई हो। करण की गर्म सांसें उसके चेहरे से टकरा रही थी, उसकी रूह तक को जला रही थी। एज यू विश कविता, अगर तुम्हें मरने का इतना ही शौक है तो मोस्ट वेलकम। मेरे करीब आने का एक्सपीरियंस भी ले लो। उसकी आवाज रूखी और जहरीली थी। फिर अचानक उसने सवाल किया, लेकिन तुम्हारे घर वाले? एक बेटी तो मेरे कारण खो चुके हैं, क्या सच में मान जाएंगे वो? कविता बहुत धीमे बोली, मैं मना लूंगी। कुछ पल की भारी खामोशी के बाद करण ने कहा, ठीक है, फिर मुझे कॉल करके बता देना कि मैं कब रिश्ता भेजूं। ठीक है, कहकर कविता तेजी से पीछे हटी और उसके ऑफिस के कमरे से बाहर निकल आई। कमरे का एसी 16 डिग्री पर था, लेकिन उसका पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था। दिल जोर जोर से धड़क रहा था, आंखों में नमी थी, सांसें बेकाबू थी। वो जानबूझकर खुद को उस इंसान के हवाले करने जा रही थी जिसे वो राक्षस मानती थी, जिसने उसकी बहन पर जरा भी दया नहीं की थी, जिसने उसकी बहन की जिंदगी छीन ली थी। उसे नहीं पता था कि उसका अंजाम क्या होगा, उसके साथ क्या होगा। वो किस अंधेरे, किस तबाही और किस दर्द की दुनिया में कदम रख रही है। वो नाजुक सी, मासूम सी, चंचल सी लड़की थी और वो आदमी चट्टान जैसा सख्त, पत्थर जैसा ठंडा, खूंखार और निर्दयी था। उसके जरा से करीब आने से ही उसका पूरा वजूद कांप उठा था और उसके साथ अकेले होने का ख्याल उसके खून को जमा रहा था। फिर भी वो अपनी जिद पर अड़ी हुई थी। उसे घर जाकर एक और जंग लड़नी थी, अपने माँ बाप को मनाने की, जो करण को उसकी बहन शालू का हत्यारा मानते थे।
वह तो करण की शक्ल तक देखने को तैयार नहीं थे। ऐसे में छोटी बेटी की शादी उससे करना तो नामुमकिन सी बात थी। लेकिन कविता ने अपने दिल में ये फैसला कर लिया था कि उसकी जिंदगी का रिश्ता सिर्फ और सिर्फ करण से ही जुड़ना है, चाहे इसकी कीमत कुछ भी क्यों ना हो। कुछ समय पहले की बात थी जब वह अपनी बहन शालू के मोबाइल में उसकी तस्वीर देखते हुए मासूमियत से बोल पड़ी थी, दीदी सच में आपके होने वाले पति तो कमाल के हैं, बिल्कुल किसी फिल्मी हीरो जैसे, इतने हैंडसम की नजर हटे ही नहीं। शालू ने हंसते हुए प्यार से उसकी नाक दबाई और मुस्कुराकर पूछा था, तो तुम्हें सच में वो फिल्मी हीरो जैसे लगते हैं? कविता ने बिना सोचे समझे जवाब दिया था, और क्या, आप तो बहुत लकी हो दीदी, मैं आपकी जगह होती एक पल भी सोचने का वक्त नहीं लेती। इस पर शालू ने हल्की सी गंभीर आवाज में कहा था कि उसे सिर्फ बाहरी खूबसूरती आकर्षित नहीं करती, उसे करण का एटीट्यूड कुछ ज्यादा ही सख्त और रफ लगता है, जैसे ड्रामा सीरियल्स का कोई रफ हीरो। लेकिन कविता अपनी ही दुनिया में थी, उसे तो बस वही लड़का पसंद आ गया था, पहली ही नजर में दिल को छू गया था। वह हंसते हुए कहती रही कि लड़कियां ऐसे ही लड़कों पर मरती हैं, और कसम से जब उसकी शादी का वक्त आएगा तो वह भी बिल्कुल करण जैसा ही दूल्हा चाहेगी। उसकी बातों पर शालू बस हंसती रही और उसे पढ़ाई पर ध्यान देने की नसीहत देती रही। कुछ ही समय बाद शालू का रिश्ता करण से तय हो गया। एक रात अचानक करण का फोन आया तो शालू घबरा गई, दिल पर हाथ रखकर बोली कि ना जाने क्यों उन्होंने कॉल किया है। नंबर पहले से सेव था क्योंकि कविता ही चुपके से उसका नंबर मोबाइल में सेव कर चुकी थी। कविता ने यह देखा तो किताब बंद कर दी और मजाक में बोली, वाह दीदी कितना रोमांटिक है, जल्दी बात करो ना, मुझे भी सुनना है, मंगेतर लोग क्या बातें करते हैं। शालू ने उसे आंख दिखाकर चुप करवाया और घबराई हुई आवाज में फोन उठाया। दूसरी तरफ से करण की आवाज आई, सवालों से भरी, सख्त और हुक्म चलाने वाली। फोन देर से उठाने पर नाराजगी, पहली बेल पर फोन उठाने का आदेश, इंतजार ना करने की आदत का ऐलान। शालू तो उसकी आवाज से ही सहम गई। फिर उसने साफ साफ कह दिया कि उसे डरी सहमी लड़कियां पसंद नहीं हैं, उसे आत्मविश्वासी और बिंदास लड़कियां चाहिए, और अगले ही दिन उसे लेने आने और बाहर खाना खाने की बात तय कर दी। बिना उसकी राय जाने जब शालू ने हिम्मत करके कहा कि वह ऐसी लड़की नहीं है और उसे ये सब पसंद नहीं, तो करण का रवैया और सख्त हो गया। उसने साफ कह दिया कि उसे ना सुनने की आदत नहीं है, जो वह तय करता है वही होगा, और अब जब वह उसकी होने वाली बीवी है तो उसे उसकी पसंद के हिसाब से खुद को ढालना होगा। पहली ही कॉल ने शालू को अंदर से हिला दिया था, लेकिन नया रिश्ता होने की वजह से वह कोई बवाल नहीं चाहती थी, इसलिए अगले दिन वह उसके साथ चली भी गई। मगर जब वह वापस लौटी तो बिल्कुल बदली हुई थी, खामोश, उदास, बूझी बुझी सी। कविता बार बार पूछती रही कि क्या हुआ, पहली मुलाकात कैसी रही, करण से क्या बातें हुई, लेकिन शालू चुप रही, कुछ नहीं बोली। कविता को लगा वह शर्म की वजह से नहीं बता रही, मगर उसकी आंखों की नमी कुछ और ही कहानी कह रही थी। वह अकेली ही जानती थी कि उस पहली मुलाकात में उसने कितनी तकलीफें सहकर अपने अंदर दबा ली थी। 1 महीने बाद उसकी शादी थी, लेकिन जैसे जैसे शादी का दिन करीब आ रहा था उसके चेहरे से खुशी गायब होती जा रही थी और उसकी जगह बेचैनी, डर और उलझन लेती जा रही थी। बाहर से सब कुछ बिल्कुल सामान्य दिख रहा था, घर में तैयारियां चल रही थी, रिश्तेदारों की आवाजाही थी, माता पिता बेहद खुश थे, हर तरफ शादी का माहौल था। लेकिन शालू अंदर से टूटती जा रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे और किससे अपनी परेशानी साझा करे। कविता बहुत छोटी थी, इसलिए उससे कुछ कहना उसे ठीक नहीं लगा, और माता पिता की खुशी देखकर उसमें इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि वह करण के बारे में कोई बात किसी से कह सके। रिश्ता तय होते ही सब कुछ इतनी तेजी से आगे बढ़ा कि उसे सोचने का मौका तक नहीं मिला, और फिर शादी हो गई। लेकिन शादी के सिर्फ 1 महीने बाद अचानक खबर आई कि करण और शालू हनीमून पर गए थे और वहीं शालू की मौत हो गई। कहा गया कि वह रात को बिल्कुल ठीक सोई थी, लेकिन सुबह उठी ही नहीं। ना कोई बीमारी थी, ना कोई परेशानी, ना कोई साफ वजह, बस अचानक मौत। ये खबर कविता और पूरे परिवार पर क़यामत बनकर टूटी। घर में चीख पुकार मच गई, मातम छा गया।
कविता रो रो कर बेसुध हो गई और उसकी मां बार बार बेहोश होने लगी। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ये सब कैसे और क्यों हुआ। जब करण शालू की लाश के साथ वापस लौटा तो हर तरफ हाहाकार मच गया। वह भी रो रहा था, टूटा हुआ दिख रहा था और बाहर से देखने पर लगता था कि उसे भी गहरा सदमा लगा है। लेकिन कविता उसे अजीब नजरों से देख रही थी। उसे उस रोने में भी कुछ बनावटी सा महसूस हो रहा था। समय धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। शालू को गुजरे हुए 2 महीने भी पूरे नहीं हुए थे कि एक दिन कविता अचानक करण के ऑफिस पहुंच गई। रिसेप्शन पर जाकर उसने कहा कि उसे करण से मिलना है। रिसेप्शनिस्ट ने बताया कि वह बिजी है, लेकिन कविता ने जिद करके कहा कि उनसे जाकर कहिए कि कविता आई है और उनसे यही मिलना चाहती है। अंदर करण फाइलें देख रहा था। कॉल आने पर उसने झुंझलाकर कहा कि उसे ऑफिस आने की क्या जरूरत थी, फोन पर बात कर लेती। लेकिन जब रिसेप्शनिस्ट ने बताया कि वह जिद कर रही है तो उसने मिलने की इजाजत दे दी। करण को जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिसे वह अब तक एक बच्ची समझता रहा है, वही लड़की उसकी सोच और उसके होश उड़ाने आई है। कविता ने उससे जो बातें कही उन्हें सुनकर करण भीतर तक खिल गया, क्योंकि वह अपने लिए नफरत कविता की आंखों में भी देख चुका था और उसके घर वालों की आंखों में भी। लेकिन आज तक किसी ने इतनी हिम्मत नहीं हुई कि कोई उसके सामने आकर सीधे सवाल करे या खुलेआम इल्जाम लगाए। कविता के जाने के बाद करण बहुत देर तक यही सोचता रहा कि आखिर ये लड़की उससे शादी करने की जिद क्यों कर रही है। उसने उसे डराने की कोशिश भी की थी ताकि वह पीछे हट जाए, लेकिन इसके बावजूद उसके दिमाग में बार बार कविता का चेहरा घूमता रहा। उधर जब कविता ने अपने माता पिता से कहा कि वह करण से ही शादी करना चाहती है तो वे उसे हैरानी से देखने लगे और बोले कि जिस आदमी के साथ तुम्हारी बहन 1 महीना भी नहीं रह पाई, जिसकी वजह से उसकी जिंदगी खत्म हो गई, उसी आदमी से शादी करने की तुम जिद कर रही हो। कविता ने बेहद शांत लेकिन पक्के लहजे में कह दिया कि वह शादी सिर्फ करण से ही करेगी। उसकी मां ने सख्ती से मना किया और कहा कि वह ऐसा कभी नहीं चाहेगी। कविता ने नरम लेकिन अड़िग आवाज में जवाब दिया, मम्मी आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। वह मुझे शुरू से पसंद है, मुझे वही इंसान सही लगता है। उसकी मां का दर्द गुस्से में बदल गया। वह बोली, तुम्हारी बहन हनीमून पर गई और वापस जिंदा नहीं लौटी और तुम उसी आदमी से रिश्ता जोड़ना चाहती हो जिस पर हमें शक है कि कहीं उसी ने हमारी बेटी की जान तो नहीं ली। हमें नहीं पता उसने शालू के साथ क्या किया, लेकिन सच यही है कि वह अब इस दुनिया में नहीं है। कविता ने बेहद ठंडे स्वर में कहा, मुझे यही सच जानना है कि उसने मेरी बहन के साथ किया क्या था। मां ने टूटे हुए दिल से कहा, तुम्हारी सोच सुनकर डर लगता है, जैसे जहर को जहर साबित करने के लिए तुम खुद उसे पीना चाहती हो। कविता ने बिना डरे जवाब दिया, हाँ यही समझ लीजिए। मैं उस जहर को खुद चखना चाहती हूँ, देखना चाहती हूँ कि उसमें ऐसा क्या था जिसने मेरी बहन की जिंदगी छीन ली। मां ने साफ मना कर दिया कि वह इसके लिए कभी राजी नहीं होगी, क्योंकि वह पहले ही एक बेटी खो चुकी है और दूसरी को खोने की ताकत उनमें नहीं है। लेकिन कविता पीछे हटने वालों में से नहीं थी। वह लगातार अपनी बात पर अड़ी रही और यहाँ तक कह दिया कि अगर उसकी शादी करण से नहीं हुई तो वह खुद अपनी जान दे देगी। ये सुनकर माता पिता घबरा गए। मां ने बहुत समझाने की कोशिश की, उसे समझाया कि वह एक बहुत बड़ा और खतरनाक फैसला ले रही है, लेकिन कविता किसी भी हालत में सुनने को तैयार नहीं थी। आखिरकार माता पिता मजबूरी में झुक गए। इसके बाद कविता ने खुद करण को फोन करके कहा कि वह रिश्ता लेकर आ जाए, अब उसके घर वाले मना नहीं करेंगे। करण ये सुनकर चौंक गया, लेकिन उसने अपने माता पिता से रिश्ते की बात करने को कहा और वे भी राजी हो गए। इस तरह दोनों की शादी तय हो गई, मगर कविता ने साफ कर दिया कि वह शादी को किसी तमाशे की तरह नहीं करना चाहती। ना शोर शराबा, ना ढोल नगाड़े, ना नाच गाना, बस कुछ गिने चुने लोगों की मौजूदगी में बेहद सादगी से शादी होगी। करण के लिए वह लड़की एक पहेली बन चुकी थी। देखने में वह बहुत छोटी और नाजुक थी, लेकिन उसके फैसले, उसकी सोच और उसका आत्मविश्वास उसे हर पल चौंका रहे थे। वह समझ ही नहीं पा रहा था कि आखिर वह चाहती क्या है। शादी हो चुकी थी और कविता उसके साथ विदा होकर उसके घर आ गई, लेकिन उसका रूप किसी दुल्हन जैसा बिल्कुल नहीं था।
ना कोई भारी जोड़ा, ना गहने, ना मेकअप, ना सजावट। वह बस सादे कपड़ों में शांत और गंभीर थी। करण ने शालू का दुल्हन का जोड़ा उसे भेजा था, मगर उसने उसे पहनना भी जरूरी नहीं समझा। जब वह उसके कमरे में पहुंची तो दीवारों पर अब भी करण और शालू की तस्वीरें टंगी हुई थी। शालू दुल्हन के रूप में उसके साथ खड़ी थी, चेहरे पर बनावटी मुस्कान और आंखों में गहरी उदासी थी। कविता ने आंखें बंद की तो उसे अपनी बहन की सिसकियों की गूंज सुनाई देने लगी। दिल भारी हो गया। तभी दरवाजा खुला और बंद हुआ। उसने आंखें खोली तो आंसू अपने आप गालों पर बहने लगे। करण पास आया तो वह जल्दी से आंसू पोंछने लगी। वह झुंझलाकर बोला, इतनी चाहत से मुझसे शादी की थी और अब ये हाल है। ना दुल्हन का जोड़ा, ना सजावट, ना कोई तैयारी। मैंने पूरे कमरे को गुलाबों से सजाया है और तुम ऐसे बैठी हो जैसे किसी मातम में आई हो। लगता है ये सुहाग रात नहीं बल्कि शोक का कमरा है। वह बेड पर आकर बैठ गया, करवट बदली, सर हाथ पर टिकाया और उसे घूरने लगा। कविता उसकी आंखों में देख रही थी। उन आंखों में ना कोई पछतावा था, ना कोई दर्द, ना कोई शर्म। वह बोला, चुप क्यों हो? इतनी खामोशी क्यों? इतनी जिद से शादी की मुझसे, अब अपने पति के पास ऐसे साधारण कपड़ों में क्यों आई हो? कविता ने बेहद शांत आवाज में कहा, मैं आपके लिए सजूंगी भी, संवरूंगी भी, लेकिन हनीमून पर। ये सुनकर करण उसे अजीब नजर से देखने लगा और बोला, सुहागरात आज ही होगी जानम। आज मेरी गोल्डन नाइट है, हनीमून बाद में होगा। पहले आज की रात का मजा लेते हैं। जाओ तैयार होकर आओ। मुझे रेड लिपस्टिक पसंद है। अलमारी में तुम्हारी बहन की वेडिंग नाइटी रखी है, वही पहन लो। उसमें तुम उससे भी ज्यादा खूबसूरत लगोगी। इससे पहले कि कविता कुछ कह पाती, उसने उसकी कलाई पकड़ ली और जोर से अपनी ओर खींच लिया। कविता तैयार नहीं थी, इसलिए वह बेबस सी उसके पास गिर पड़ी। अगले ही पल वह उसे कसकर थाम चुका था। कविता ने घबराई हुई आवाज में कहा, प्लीज करण, अभी नहीं। करण कठोर स्वर में बोला, सब कुछ अभी होगा। मैं आज की रात बर्बाद नहीं करने वाला। तुम्हें शादी की इतनी जल्दी थी, अब सुहाग रात का मतलब भी समझो। इतना कहकर वह उसके चेहरे के बिल्कुल करीब झुक गया। जैसे ही करण के होठ उसकी गर्दन के पास पहुंचे, उसके भीतर एक अजीब सी मदहोशी और बेचैनी भरने लगी, जैसे होश पर नशा हावी हो रहा हो। लेकिन कविता के दिल में सिर्फ डर, घुटन और सिहरन थी। उसकी सांसें तेज हो चुकी थी, दिल जोर जोर से धड़क रहा था और आंखों में असहायपन तैर रहा था। उसने पूरी ताकत से खुद को बचाने की कोशिश की, उसे धकेलना चाहा, दूर करना चाहा, लेकिन उसके सामने वह धीरे धीरे कमजोर पड़ती चली गई। करण बेखुदी की हालत में आगे बढ़ता रहा। उसके होंठ उसकी गर्दन से फिसलते हुए नीचे की ओर बढ़ने लगे, जैसे वह किसी और ही दुनिया में खो चुका हो। तभी अचानक वह ठिठक गया। उसके पेट पर किसी नुकीली चीज का एहसास हुआ, जिसने उसकी मदहोशी को पल भर में तोड़ दिया। वह झटके से पीछे हटा और देखा कि कविता ने अपने और उसके बीच एक तेज धार वाला चाकू तान रखा है। उसकी आंखों में अब डर नहीं था, बल्कि कठोर नफरत, दर्द और बदले की आग साफ दिखाई दे रही थी। करण घबराकर हकलाते हुए बोला, तुम ये क्या कर रही हो? कविता की आवाज कांप रही थी, मगर इरादे फौलाद जैसे सख्त थे। मेरे पास मत आना, एक कदम भी बढ़ाया तो जिंदा नहीं छोड़ूंगी। करण पूरी तरह घबरा गया, पीछे हटते हुए बोला, तुम पागल हो गई हो क्या? कविता ने चाकू और मजबूती से पकड़ लिया। उसकी उंगलियां कांप रही थी, लेकिन आंखों में कोई डर नहीं था, सिर्फ बदले की आग थी। मुझे छूने की कोशिश की तो मैं वैसा ही खेल आपके साथ खेलूंगी जैसा आपने मेरी बहन के साथ खेला था। जान से मार डालूंगी आपको और कह दूंगी मेरी शिद्दतें आपसे बर्दाश्त नहीं हुई। करण उसकी बातें सुनकर पूरी तरह स्तंभ रह गया था। उसकी आंखें फैल चुकी थी और चेहरे पर ऐसा भाव था जैसे उसने किसी इंसान को नहीं बल्कि किसी अजनबी, किसी खतरनाक साए को देख लिया हो। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि जिस लड़की से उसने अभी अभी शादी की है, वही इतनी ठंडी आवाज में उसे धमकी दे सकती है। कविता के लहजे में अब डर नहीं था, सिर्फ पागलपन, जुनून और बदले की आग थी। उसकी आंखों में ऐसी चमक थी जैसे वह किसी भी हद तक जा सकती हो। उसने साफ शब्दों में कह दिया कि अगर करण एक कदम भी उसके करीब आया तो वह किसी भी अंजाम से पीछे नहीं हटेगी। उस पल हालात इतने बिगड़ चुके थे कि करण के लिए
पीछे हटना ही सबसे सही फैसला था, क्योंकि कविता पर कोई खतरनाक सनक सवार थी और उसका गुस्सा किसी भी पल हिंसा में बदल सकता था। कमरे का माहौल बोझिल हो चुका था, जैसे दीवारों में भी डर समा गया हो। घबराया हुआ और गुस्से से भरा हुआ करण उसे उल्टा सीधा कहता हुआ पीछे हटा, तकिया उठाया, सोफे पर फेंका और वहीं लेट गया। हाथ में चाकू कसकर थामे हुए कविता बेड पर पड़ी रही। उसने आंखें बंद कर ली, लेकिन नींद उससे कोसों दूर थी। दिल जोर जोर से धड़क रहा था और दिमाग में सिर्फ एक ही डर घूम रहा था कि कहीं वह नींद में बेखबर ना हो जाए और करण मौका पाकर उस पर हमला ना कर दे। वह हर पल चौकन्नी रही, जब तक उसे पूरा यकीन नहीं हो गया कि करण गहरी नींद में सो चुका है। कमरे में उसके हल्के खराटों की आवाज गूंज रही थी, लेकिन कविता के जहन में कोई और ही शोर था। उसके मन में सिर्फ एक ही मकसद था, अपनी बहन की मौत का सच जानना। उसे पूरा भरोसा था कि जो कहानी सबको बताई गई थी वह अधूरी थी, झूठ से भरी थी। जरूर कोई साजिश थी, कोई छुपी हुई सच्चाई थी जिसे अब तक छुपाया गया था। वह किसी भी कीमत पर सबूत चाहती थी ताकि साबित कर सके कि करण ही कसूरवार है। वह उस आदमी को सजा दिलाना चाहती थी जिसकी वजह से उसकी बहन हमेशा के लिए इस दुनिया से चली गई। इसी जुनून में उसने अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी थी। उसी आदमी से शादी कर ली थी जिसे वह अपने दिल में अपराधी मान चुकी थी। वही आदमी जिसने सबको बस यही बताया था कि हनीमून पर अचानक तबीयत बिगड़ी और अस्पताल पहुंचने से पहले ही सब खत्म हो गया। लेकिन कविता जानती थी कि कहानी इतनी सीधी नहीं हो सकती। पोस्टमार्टम की बात आते ही करण का घबरा जाना, उसका विरोध करना, उसकी बेचैनी, सब कुछ उसे शक की तरफ ले जाता था। उसे लगता था कि वह किसी बड़े सच से डर रहा है, किसी ऐसी सच्चाई से जो सामने आ गई तो उसका सब कुछ खत्म हो जाएगा। कविता इन्हीं गहरी सोचों में डूबी रही। कब आंख लग गई उसे खुद पता नहीं चला। सुबह वह करण के उठने से पहले ही जाग चुकी थी। उसने चुपचाप उठकर कपड़े बदले, खुद को संभाला और अपने पास रखे छोटे तेज धार वाले चाकू को बेल्ट से अपने पेट पर बांध लिया ताकि हर पल वह खुद को सुरक्षित महसूस कर सके। कपड़ों के नीचे वह बेल्ट और चाकू छुपा हुआ था, लेकिन उसे एक अजीब सा भरोसा देता था कि वह अकेली नहीं है, बेबस नहीं है। कमरे से निकलते समय उसने एक नजर सोफे पर सोए हुए करण पर डाली। उसके चेहरे पर अब कोई तनाव नहीं था, जैसे रात की घटना उसके लिए बस एक झगड़ा भर हो। जब करण की आंख खुली तब तक कमरा खाली हो चुका था। आंख खुलते ही उसे रात वाली घटना याद आई। उसने मन ही मन सोच लिया था कि वह इस सरफरी लड़की का दिमाग तो ठीक करके रहेगा। करण अच्छी तरह जानता था कि कविता यूं ही उसकी जिंदगी में नहीं आई है, बल्कि किसी सोची समझी साजिश के तहत उसकी पत्नी बनी है। वह समझ चुका था कि जो सच वह जानना चाहती है वह किसी भी कीमत पर उसे नहीं बता सकता। जिंदा रहते तो बिल्कुल नहीं, और मरकर भी नहीं। वह उसे उस सच्चाई की हवा तक नहीं लगने देना चाहता था। यह सिर्फ पति पत्नी का रिश्ता नहीं था, बल्कि दो दिमागों के बीच चल रही एक खामोश जंग थी, जिसमें दोनों अपने अपने हथियारों के साथ आमने सामने खड़े थे। करण उठकर अलमारी के पास गया, कपड़े निकाले, नहा धोकर बाहर आया तो देखा कि कविता उसकी मां के साथ डाइनिंग टेबल पर बैठी है। पहली बार उसने कविता को इस तरह देखा। उसके लंबे घने बाल गीले थे, जिनमें पानी की बूंदें टपक रही थी, और वह साधारण कपड़ों में भी अलग ही चमक रही थी। औरत के लंबे बाल करण की सबसे बड़ी कमजोरी थे। वह हमेशा से ही लंबे बालों का दीवाना रहा था। उसकी पहली पत्नी शालू के बाल तो बस कंधों से थोड़ा नीचे तक ही थे, लेकिन कविता के बाल उसकी पीठ तक जाते हुए किसी रेशमी लहर की तरह लग रहे थे। वह कुछ पल तक बस उसे देखता ही रह गया, जैसे नजरें हटाने की ताकत ही ना बची हो। फिर उसके पास वाली खाली कुर्सी खींचकर बैठ गया। करीब से देखने पर उसे एहसास हुआ कि कविता अपनी बहन से कई ज्यादा खूबसूरत है। चेहरे की बनावट, आंखों की गहराई, व्यक्तित्व में एक अलग ही कशिश थी। मगर कविता पूरी तरह अपनी सास से बातों में मगन थी, जैसे उसके सामने बैठा आदमी उसके लिए मौजूद ही ना हो। निर्मला जी ने बेटे को देखते ही कहा, आओ, हम सब तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे, नाश्ता शुरू करो, कविता कब से बैठी है। जैसे ही कविता ने पीछे मुड़कर देखा तब तक करण कुर्सी खींचकर बैठ चुका था।
वह चुपचाप अपनी प्लेट में आमलेट और ब्रेड लेकर नाश्ता करने लगी। माहौल ऊपर से बिल्कुल सामान्य लग रहा था, लेकिन टेबल के नीचे एक अलग ही खेल चल रहा था। नाश्ते के दौरान करण ने धीरे धीरे अपने पैर से उसके पैर को छूना शुरू किया। पहले हल्का सा, फिर जानबूझकर अपने अंगूठे को उसके पैरों पर रगड़ने लगा। कविता पहले तो बुरी तरह घबरा गई। दिल तेज तेज धड़कने लगा, जैसे किसी खतरे की घंटी बज गई हो। उसने उसकी तरफ देखा तो करण के चेहरे पर एक शरारती और जहरीली मुस्कान थी, जिसमें ना कोई शर्म थी ना कोई डर। वह और आगे बढ़ा, अपने पैरों का अंगूठा उसके घुटनों तक ले गया। कविता की सांसें तेज हो गई, शरीर सख्त हो गया। वह पैर पीछे खींचने लगी, लेकिन वह बार बार अपने पैर को उसके करीब ले आता रहा, जैसे जानबूझकर उसे असहाय करना चाहता हो। वह रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। कविता के अंदर गुस्सा उबाल मार रहा था। अगर उसके बस में होता तो वह सामने रखा गर्म चाय का कप उठाकर सीधे उसके चेहरे पर फेंक देती। वह उसे गुस्से से घूर रही थी, लेकिन उसे जरा भी फर्क नहीं पड़ रहा था, बल्कि वह और ढीठ होता जा रहा था। अपने पैरों से उसके पैरों और ऊपर के हिस्से तक बदतमीजी से छूता जा रहा था। कविता के लिए वहां बैठना मुश्किल हो गया। नाश्ता करना तो दूर की बात थी। बड़ी मुश्किल से उसने चाय के 2 घुट लिए और खड़ी हो गई। उसकी माँ ने प्यार से कहा कि बेटा थोड़ा आराम कर लो, फिर रिसेप्शन के लिए पार्लर भी जाना है। शादी सादगी से हुई है, लेकिन रिसेप्शन अच्छे से करेंगे। करण ने बनावटी मुस्कान के साथ कहा, हाँ हाँ कविता, जाकर आराम कर लो। वैसे भी पूरी रात तुम ठीक से सो नहीं पाई। उसने जानबूझकर बेशर्मी की हदें पार कर दी थी। अपनी माँ के सामने भी उसे शर्म नहीं आ रही थी। कविता उसे गुस्से भरी नजरों से घूरती हुई बिना कुछ कहे कमरे में चली गई। थोड़ी ही देर में करण भी उसके पीछे कमरे में आ पहुंचा। उसकी आंखों में एक अजीब सी शरारत और अजीब किस्म की बेचैनी साफ झलक रही थी। कविता उस समय शीशे के सामने खड़ी अपने बालों में कंघी कर रही थी। बाल लगभग सूख चुके थे, इसलिए उसने उन्हें समेटकर एक जूड़ा बनाया और ऊपर क्लचर लगा लिया। तभी अचानक करण ने दरवाजा बंद किया और तेज कदमों से उसके पास आ गया। अगले ही पल उसने उसके बालों से क्लचर खींचकर एक तरफ फेंक दिया और अपनी उंगलियां उसके बालों में फेरते हुए पूरे बाल खोल दिए। वह जैसे उसकी जुल्फों की छांव में खो जाना चाहता हो। कविता कुछ समझ पाती उससे पहले ही उसने उसे दोनों बाजुओं से पकड़कर उसकी पीठ से अपनी कमर लगा दी और आईने में अपना चेहरा उसके चेहरे के बिल्कुल करीब ले जाकर देखने लगा। उसकी आवाज में अजीब सा नशा था। मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरी बीवी अपनी बहन से भी ज्यादा खूबसूरत होगी। उफ, तुम्हारे बाल, ये तो मुझे पागल कर देंगे। वो उसके बालों में चेहरा छुपाने लगा। कविता की हालत जैसे पत्थर की हो गई थी। उसके दोनों हाथ करण की मजबूत पकड़ में थे और उसका हाथ पेट तक पहुंच ही नहीं पा रहा था कि वह छुपा हुआ चाकू निकाल सके। वह पूरी तरह बेबस महसूस कर रही थी। उसने खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा, छोड़िए मुझे, ये क्या कर रहे हैं आप? करण ने हंसते हुए कहा, क्या कर रहा हूँ? इसे रोमांस कहते हैं बेबी। इतनी रूखी सूखी बीवी के साथ थोड़ी मिठास भी तो चाहिए। ऐसे कैसे जिंदगी कटेगी? और रात वाला सबर रोज रोज नहीं दिखाऊंगा। वह पूरी तरह बेकाबू होता जा रहा था, उसके बालों से खेल रहा था, उसके करीब आता जा रहा था। कविता का दिल तेज तेज धड़क रहा था। घबराहट और गुस्सा दोनों साथ उबल रहे थे। तभी करण ने उसके हाथ छोड़े, उसे गोद में उठाया और आराम से बेड पर लिटा दिया। जैसे ही वह खुद उसके ऊपर झुकने लगा, उसी पल कविता ने बड़ी होशियारी से अपनी कमर पर बंधी बेल्ट से चाकू निकाल लिया। करण को जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसने पेट पर बेल्ट बांध रखी है। उसके हाथ में चाकू देखकर वह चौंक गया। ये तुम कहां से निकालती हो? कविता की आवाज सख्त और ठंडी थी। कहीं से भी निकालूं, तुम्हें उससे मतलब नहीं, मुझसे दूर रहो। इस बार करण सच में झुंझला गया। गुस्से में बोला, ये क्या मुसीबत है यार? जबरदस्ती मेरे ऑफिस आकर मुझसे शादी की जिद की, और अब जब शादी हो गई तो ये नखरे क्यों? कविता की आंखों में आंसू नहीं थे, सिर्फ नफरत और आग थी। वह बोली, मैंने आपसे शादी इसलिए नहीं की कि आप मेरे साथ भी वही करें जो आपने मेरी बहन के साथ किया था। मुझे बस सच चाहिए। ये बताइए कि आपने मेरी बहन के साथ क्या किया और उसका पोस्टमार्टम क्यों नहीं होने दिया?
ताकि आपकी सच्चाई सामने ना आ जाए। मैं आपके मुंह से सच सुनना चाहती हूँ। अगर आपने मेरी दीदी को मारा है तो याद रखिए, मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। आपको जेल की सलाखों के पीछे भिजवाकर ही दम लूंगी। जज्बातों में बहकर कविता ने जो कुछ भी दिल में दबा रखा था वह सब ही एक बार में कह डाला। करण पूरी शांति से उसकी बातें सुनता रहा। चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान उभर आई। फिर उसने धीमे लेकिन जहरीले लहजे में कहा, ओह, तो यही जानना चाहती हो कि मैंने पोस्टमार्टम क्यों नहीं होने दिया? जाने मन, ये राज मैं यूं जुबान से नहीं खोलूंगा। अगर सच में जानने की इतनी ही बेचैनी है कि तुम्हारी बहन कैसे मरी, तो चाकू छोड़कर मेरी बाहों में आओ, फिर करके दिखाऊंगा तुम्हें। ये कहकर वह पीछे हट गया, जैसे जानबूझकर उसे उकसा रहा हो। कविता के शरीर से बंधी उस बेल्ट में सिर्फ चाकू ही नहीं, एक छोटा सा रिकॉर्डर भी छुपा हुआ था, ताकि अगर वह कभी जज्बातों में आकर सच उगल दे तो हर शब्द सबूत बन जाए। वह यहाँ सिर्फ पत्नी बनकर नहीं आई थी, वह सबूत इकट्ठा करने आई थी। करण अब भी नहीं समझ पा रहा था कि वह चाकू आखिर वह कहाँ छुपाती है। ये लड़की उसके लिए एक पहेली बन चुकी थी, इसलिए उसने फिलहाल कमरे से बाहर जाना ही बेहतर समझा। लेकिन उसका दिमाग कविता में ही उलझा रहा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि एक 19 साल की 12वीं की छात्रा इतनी हिम्मत और अकल के साथ उसके सामने दीवार बनकर खड़ी हो सकती है। रिसेप्शन की रात हॉल रोशनी से जगमगा रहा था। मेहमानों की भीड़ थी और पिंक ड्रेस में कविता बेहद खूबसूरत लग रही थी। कुछ पलों तक करण बस उसे देखता ही रह गया, लेकिन कविता को उसकी नजरों में सिर्फ गंदगी और हवस दिख रही थी। अपनी बहन के कातिल के साथ एक ही छत के नीचे रहना, एक ही कमरे में सांस लेना उसके लिए जहर पीने जैसा था। मगर वह खुद को संभाले हुए थी। उसे बस एक सच चाहिए था, एक कबूलनामा, ताकि वह उसे पुलिस के हवाले कर सके। रात गहरी होती गई, दोनों की आंखों में नींद नहीं थी। करण का दिल बेचैन था। वह इंतजार कर रहा था कि कविता सो जाए और वह सबसे पहले उस चाकू को ढूंढे जो उनके बीच दीवार बन चुका था। उसे लगा शायद वह सो गई है, मगर कविता की नींद हल्की थी। जरा सी आहट पर आंख खुल जाती थी। चुपके से वह सोफे से उठा, बेड के पास आया, धीरे धीरे तकिए के नीचे हाथ डाला, मगर वहां कुछ नहीं मिला। उसका माथा ठनक गया। अगर यहाँ नहीं है तो आखिर है कहाँ? उसकी नजर कविता के चेहरे पर पड़ी। बालों की कुछ लटें उसके चेहरे पर बिखरी हुई थी। दिल में एक तीव्र चाह उभरी, हक मेरा है और लटें आजाद। वह उसके पास बैठ गया, उंगलियों से बाल हटाए उसके चेहरे को देखने लगा। होठों की नजाकत देखकर बेचैनी और बढ़ गई। उसके दिमाग में एक ही ख्याल था, अगर हाथ जकड़ लूं तो चाकू नहीं निकाल पाऊंगी। ऐसी सोच के साथ उसने झटके से उसके दोनों हाथ पकड़कर बेड से दबा दिया। इसी दौरान कविता की आंख खुल गई। खुद को बेबस देखकर और करण की आंखों में दीवानगी देखकर वह बुरी तरह से डर गई। उसने कहा, छोड़ो मुझे। वो बोला, नहीं, बहुत पागल कर लिया है तुमने मुझे। वो विनती करने लगी, करण मेरे हाथ छोड़ो प्लीज। लेकिन उसकी नजरें सिर्फ उसके होठों की तरफ थी। उसने अपने भीतर उठ रहे बेकाबू जज्बातों को बिल्कुल भी रोकने की कोशिश नहीं की। वह धीरे धीरे कविता के चेहरे के पास झुका और उसके होठों पर अपने होठ रख दिए। मगर ये जुनून या दरिंदगी नहीं थी, बल्कि अजीब सा ठंडा अधिकार जताने वाला प्यार था, जैसे वह बिना हिंसा के भी अपना हक साबित करना चाहता हो। कविता बार बार अपना चेहरा पीछे करती रही, कभी दाईं ओर मोड़ लेती तो कभी बाईं ओर। हर तरफ से उसकी कोशिश को नाकाम करने की कोशिश करती रही, लेकिन करण रुकने वाला नहीं था। उसने जैसे तय कर लिया था कि वह उसे ये जता कर रहेगा कि उसके होठों पर सिर्फ उसी का अधिकार है। कविता की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उसकी आंखों में गुस्सा, नफरत और बेबसी एक साथ भरी हुई थी, मगर करण की हर हरकत में सिर्फ एक अजीब सा ठहराव और ठंडा सा प्यार था। करीब आधे घंटे तक वह बस उसी तरह उसके होठों से अपनी बेचैनी मिटाता रहा, जैसे अपनी प्यास बुझा रहा हो। फिर अचानक उसने उसे छोड़ दिया और पीछे हट गया। लेकिन अगले ही पल कविता ने अपने पेट से कमीज हटाई, बेल्ट में बंधे हुए चाकू को बाहर निकाला और गुस्से में चीखते हुए बोली, तुम होते कौन हो मेरे साथ ये सब करने वाले? आई हेट यू। इतना कहते ही उसने उसी चाकू से अपने ही होठों पर कट लगा लिया और उन्हें जख्मी कर दिया। उसकी दीवानगी और पागलपन को देखकर करण के होश उड़कर रह गए।
कविता के इस खौफनाक कदम ने करण को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया था। उसके होठों से बहता हुआ खून देखकर वह सन्न रह गया और घबराकर बोला, कविता, ये तुमने क्या कर लिया? लेकिन कविता ने कांपते हाथों में चाकू उसकी तरफ तान दिया। आंखों में आग, आवाज में जहर भरा हुआ था। पीछे हट जाओ, मैं तुमसे नफरत करती हूँ। अगर तुमने जबरदस्ती मुझे छुआ, अगर मुझ पर अपना हक जताने की कोशिश की, तो मैं अपने साथ यही करूंगी, बार बार करूंगी। वह सचमुच गुस्से और दर्द के जुनून में पागल सी लग रही थी। करण के चेहरे पर अफसोस और सदमे के भाव साफ थे। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ये लड़की खुद को इस हद तक नुकसान पहुंचा सकती है। उसने अपने जबड़े कसकर भींचे, गुस्से को दबाते हुए भारी आवाज में कहा, नहीं करूंगा, कुछ भी नहीं करूंगा तुम्हारे साथ। फिर नरमी से बोला, उस चाकू को छोड़ दो कविता, मुझे नहीं पता था कि तुम पागलपन में खुद को चोट पहुंचाओगी। वह पूरी तरह टूट सा गया था। उसके होठ से लगातार खून टपक रहा था। उसने कांपते हाथों से अपना दुपट्टा उठाकर होठों पर रख लिया। आंखों में आंसू बह रहे थे। पहली बार करण को उस लड़की पर दया आई जो जानबूझकर खुद को तकलीफ दे रही थी। वह धीरे से बोला, कविता, जो तुम कह रही हो वो ठीक नहीं है। मेरे बारे में शायद तुम्हें कोई बहुत बड़ी गलतफहमी है। मैं वैसा इंसान नहीं हूँ जैसा तुम समझ रही हो। लेकिन तुम्हारी बहन के साथ क्या हुआ, वो कैसे मरी, ये मैं तुम्हें नहीं बता सकता। भगवान के लिए खुद को नुकसान मत पहुंचाओ। कविता की आवाज सख्त थी, मगर आप मेरे करीब आए तो मैं खुद को जख्मी करूंगी, वैसे ही जैसे अभी किया है। करण ने गुस्से और बेबसी से उसे देखा। नहीं आऊंगा तुम्हारे पास, बस खुश रहो तुम। कविता चीखी, तो फिर बता क्यों नहीं देते कि आपने मेरी बहन के साथ क्या किया? करण ने ठंडी आवाज में कहा, मैं नहीं बताऊंगा। तुमसे जो होता है कर लो। और ये चाकू जिसके दम पर तुम ये सब कह रही हो, बहुत जल्दी तुम्हें नजर नहीं आएगा। मुझे अपनी परवाह नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें खुद को नुकसान पहुंचाते नहीं देख सकता। अगर तुमने खुद को तकलीफ दी तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। प्यार से समझा रहा हूं तुम्हें, तुम्हारी बहन के साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये सब भूल जाओ। अगर तुम इस मकसद से मुझसे शादी करके आई हो कि सच उगलवा लोगी, तो ये तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है, सबसे बड़ी गलती, क्योंकि मेरे मुंह से एक शब्द भी नहीं निकलेगा। इतना कहकर वह गुस्से में पलटा और जाकर सोफे पर लेट गया। कविता अपने जख्मी होठों पर दुपट्टा दबाए बैठी थी, जैसे बस खून रुक जाने का इंतजार कर रही हो। ये सब देखकर करण अंदर तक अजीब सा सहर उठा था। उसे कभी अंदाजा भी नहीं था कि सच जानने की जिद में ये लड़की पागलपन की इस हद तक जा सकती है कि खुद को नुकसान पहुंचा दे। उसकी नजर में करण एक मुजरिम था, जबकि हकीकत ये थी कि वह बिल्कुल बेगुनाह था। और यही गलतफहमी हालात को और भी ज्यादा खतरनाक बना रही थी। जिस तरह से कविता ने आज अपने ही शरीर को चोट पहुंचाई थी, उसे देखकर करण सच में डर गया था और उसने तय कर लिया था कि हर हाल में उस चाकू को उससे दूर रखना होगा। उसे इतना तो साफ समझ आ चुका था कि कविता ने अपने जिस्म पर ही कुछ ऐसा बांध रखा है जहां वह उस तेज धार चाकू को छुपा कर रखती है। और ये बात और भी ज्यादा डरावनी थी, क्योंकि जरा सी चूक किसी बड़े हादसे में बदल सकती थी। दूसरी तरफ करण के दो टुक बातों ने कविता को भी भीतर तक परेशान कर दिया था, क्योंकि वह साफ कह चुका था कि वह सच कभी नहीं बताएगा और उसके आने का मकसद भी समझ चुका है। फिर भी कविता हर हाल में सच्चाई जानने पर अड़ी हुई थी। अगले दिन से ही करण ने उससे पूरी तरह दूरी बना ली थी। ना कोई बात, ना कोई करीब आना, बल्कि 3-4 दिन तक उसने उससे बिल्कुल बातचीत नहीं की। बस एक बार दूध का गिलास लेकर साइड टेबल पर रख दिया और इतना कह दिया, ये मम्मी ने दिया है। और जब कविता ने साफ कह दिया कि वह दूध नहीं पीती, तो उसने ठंडे लहजे में जवाब दिया, नहीं पीना तो फेंक दो, या जाकर मेरी माँ को मना कर दो, जिन्हें तुम्हारी सेहत की बहुत फिक्र रहती है। जब करण की माँ ने कविता के जख्मी होठ देखकर वजह पूछी, तो वह चुप रही और सिर्फ करण को देखती रही, जिससे उनकी माँ को यही लगा कि शायद ये सब उसी की हरकत है। करण अपनी माँ से क्या कहता कि ये सब इस लड़की ने खुद अपने साथ किया है, इसलिए वह चुपचाप सारी डांट फटकार सुनता रहा, बिना कविता पर कोई इल्जाम लगाए, और बात वहीं खत्म कर दी।
जब कविता ने दूध के गिलास को हाथ तक नहीं लगाया तो करण ने सख्त लहजे में कहा, देखो, खाने पीने की चीज को बेइज्जती मत करो। पीना है तो पियो, वरना मम्मी को वापस कर दो। करण की माँ जितनी शिद्दत से कविता का ख्याल रख रही थी, उतनी ही कविता की हिम्मत नहीं हो पा रही थी कि वह जाकर उनके हाथ में दूध का गिलास वापस थमा दे। इसलिए उसने बिना कुछ कहे चुपचाप दूध पी लिया। उसके होठ पूरी तरह जख्मी थे। दर्द की वजह से वह ठीक से कुछ खा पी भी नहीं पा रही थी। इसलिए मजबूरी में उसने दूध पीना ही बेहतर समझा और फिर थकी हुई सी बेड पर जाकर लेट गई। करण ये बात अच्छी तरह जानता था कि कविता से खाना नहीं खाया जा रहा, इसलिए उसने जानबूझकर अपनी माँ का नाम लेकर दूध साइड टेबल पर रख दिया था, क्योंकि उसे पता था कि माँ का हवाला देकर तो वह मना नहीं कर पाएगी। और ठीक वैसा ही हुआ, लेकिन वह सिर्फ दूध नहीं था। करण ने उससे नींद की गोलियां भी मिला दी थी ताकि वह गहरी नींद में चली जाए और वह उस खतरनाक चाकू को हमेशा के लिए उससे दूर कर सके। कुछ ही देर में कविता गहरी नींद में सो गई। जब करण उसके करीब आया तो उसने उसकी कमीज को धीरे से ऊपर किया तो उसके पेट पर एक चौड़ी सी बेल्ट बंधी हुई दिखाई दी, जिस पर बड़ी सावधानी से वह तेजधार चाकू छुपाकर रखा गया था। उसने बेहद संभल कर चाकू निकाल लिया और देखा कि उस पर प्लास्टिक का कवर चढ़ा हुआ था, यानी वह पूरी तरह सुरक्षित था। सीधे तौर पर कविता को नुकसान नहीं पहुंचा सकता था, लेकिन उसी पल उसकी नजर एक छोटे से रिकॉर्डर पर भी पड़ी। जैसे ही उसने रिकॉर्डर ऑन किया तो उसके और कविता के बीच हुई सारी बातचीत उसमें रिकॉर्ड मिली। उसी एक पल में सब कुछ साफ हो गया। वह यहाँ उसके साथ जिंदगी गुजारने नहीं आई थी, बल्कि उसके खिलाफ सबूत इकट्ठा करने आई थी। उसे किसी भी तरह मुजरिम साबित करके पुलिस के हवाले करने के इरादे से आई थी। अब करण के हाथ में चाकू और रिकॉर्डर दोनों थे और कविता बेखबर गहरी नींद में डूबी हुई थी। उसने बेहद संभल कर दोनों चीजें अपने पास ली, लेकिन बेल्ट को वहीं रहने दिया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। फिर बड़ी सावधानी से उसने कविता की कमीज ठीक की ताकि किसी तरह की हलचल का कोई निशान ना दिखे, और दोनों चीजें उस सीक्रेट लॉकर में छुपा दी, जिसके बारे में कविता दूर दूर तक कुछ नहीं जानती थी, क्योंकि वह लॉकर अलमारी में नहीं बल्कि दीवार के भीतर बनाया गया था और उसके सामने करण और शालू की शादी की तस्वीरें लगी हुई थी, जो उस जगह को पूरी तरह से साधारण बना देती थी। सुबह जब कविता की आंख खुली तो उसका सर भारी था, जैसे दिमाग पर कोई बोझ रखा हो। वह उठकर बैठी, बिखरे हुए खुले बाल, दर्द से भरी आंखें और एक हाथ से सर थामे हुए। जैसे ही उसकी नजर बगल में पड़ी तो उसका दिल जैसे उछलकर गले में आ गया। करण उसके पास गहरी नींद में सो रहा था। घबराहट ने उसे अंदर तक हिला दिया। बालों की हालत देखकर डर और भी ज्यादा बढ़ गया, और इससे पहले कि वह उठने की कोशिश करती, करण की आंख खुल गई। हल्की सी मुस्कान के साथ उसने कहा, गुड मॉर्निंग, कैसी हो? नींद पूरी हुई? कविता के शब्दों में घबराहट और गुस्सा दोनों थे। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? करण लापरवाही से बोला, सो रहा था। अब क्या सोने में भी रोक है? कविता का लहजा सख्त हो गया। आपने दूध में कुछ मिलाया था, वरना मेरी नींद इतनी गहरी कभी नहीं होती। करण ने बिना झिझक मान लिया, हाँ, मजबूरी थी, मिलाना पड़ा। तुम्हारे ये खुले बाल मुझे पागल कर देते हैं। बस मन था कि इन्हें छू लूं, इतना हक तो बनता है। ये सुनते ही कविता का चेहरा गुस्से से तप गया। वह तड़प कर बोली, आप भूल रहे हैं कि आपकी इस हिम्मत का जवाब क्या मिला था। ये कहकर वह उठी और साइड टेबल, ड्रेसिंग टेबल की दराजें खोलने लगी और कैंची खोजने लगी, लेकिन इस बार कुछ नहीं मिला, क्योंकि करण पहले ही ऐसी हर चीज हटा चुका था जिससे वह खुद को नुकसान पहुंचा सके। करण खड़ा हुआ, उसके पास आया, हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। कविता कांपती आवाज में बोली, छोड़ो मुझे, वरना मैं खुद को खत्म कर लूंगी। करण की आवाज धीमी लेकिन खतरनाक थी। मुझे तुम्हारे बालों से इश्क है। अगर एक भी बाल काटा तो याद रखना, पूरी रात मेरी जिद झेलनी पड़ेगी। मैं एक पल का रहम नहीं करूंगा। ये कहकर उसने हाथ छोड़ दिया, अलमारी से कपड़े निकाले और वॉशरूम चला गया। तैयार होकर बाहर आया तो कविता चुपचाप बैठी नाश्ता कर रही थी। करण ने भी बिना कुछ कहे नाश्ता किया और ऑफिस निकल गया, लेकिन जाते जाते अपनी माँ से साफ कह गया कि कविता को
ना बाहर जाने दें और ना उसे कैंची या छुरी जैसी कोई चीज दें, क्योंकि वह मानसिक रूप से परेशान है और ऐसी चीजें हाथ लगते ही खुद को नुकसान पहुंचा लेती है। ये सुनकर उसकी मां घबरा गई। उन्हें कविता के जख्मी होठ भी याद आ गए। फिलहाल कविता अभी तक इस बात से अनजान थी कि उसकी बेल्ट में ना तो चाकू है और ना ही रिकॉर्डर। रात को जब करण घर लौटा तो कविता अब भी कमरे में ही थी, क्योंकि उसकी सास ने खुद किचन में खड़े होकर बावर्ची से खाना बनवाया था और उसे किसी काम को हाथ तक नहीं लगाने दिया था। जैसे ही करण कमरे में आया, कविता उसे देखते ही उठ खड़ी हुई। आंखों में गुस्सा, दर्द और जिद की आग थी। वह टूटे हुए मगर तीखे लहजे में बोली, मुझे सच बताते क्यों नहीं कि तुमने मेरी बहन के साथ क्या किया था। करण ने जानबूझकर उसे मानसिक रूप से तोड़ने वाले अंदाज में कहा, इजाजत दे दो तो बता दूं, मैं तो खुद भी बेचैन हूँ। वही सब दोहराने के लिए जो कभी शालू के साथ किया था, लेकिन वो सह नहीं पाई और उसकी आंखों में एक अजीब सी क्रूर शरारत चमक उठी। फिर वह लापरवाही से अपना वॉलेट, गाड़ी की चाबी, सब कुछ साइड टेबल के ड्रॉर में रखता हुआ शर्ट की आस्तीनों के बटन खोलने लगा और हुक्म देने वाले लहजे में बोला, मेरे कपड़े निकाल दो, मैं शावर लेकर आ रहा हूँ। कविता का गुस्सा फूट पड़ा। उसकी आवाज कांपते हुए भी सख्त थी। मैं तुम्हारी नौकरानी नहीं हूँ, अपने काम खुद करो। ये कहकर वह सामने सोफे पर जाकर बैठ गई। उसके दिल में सिर्फ एक ही आग जल रही थी। इस शादी से उसे कुछ नहीं मिला, न सुकून, न सच, न कोई जवाब। उसे अब तक नहीं पता था कि शालू के साथ इस आदमी ने आखिर किया क्या था। करण ने चिढ़कर कहा, बहुत हो गई तुम्हारी जिद। मेरी बीवी होने के नाते मेरे सारे काम तुम्हारी जिम्मेदारी हैं। प्यार से समझा रहा हूँ, मेरे प्यार का गलत फायदा मत उठाओ। मैं शावर लेने जा रहा हूँ, कपड़े निकाल कर रख देना, वरना ऐसे ही बाहर आ जाऊंगा। ये कहकर वह बाथरूम में चला गया, लेकिन कविता ने उसके कपड़े निकालने की बजाय कमरे से ही बाहर निकल जाना बेहतर समझा। उसके दिमाग में बस एक ही बात घूम रही थी, ये खुद को समझता क्या है। मैं इसकी नौकर नहीं हूँ, मुझे इसके साथ जिंदगी नहीं गुजारनी। मुझे सिर्फ सच चाहिए। मेरी बहन के साथ इसने क्या किया था, बस यही जानना है। वह बेबसी और हताशा की आखिरी हद पर थी। समझ नहीं पा रही थी कि क्या करे और क्या ना करे, क्योंकि अभी तक उसके हाथ कोई ऐसा सुराग नहीं लगा था जिससे वह उसे मुजरिम साबित कर सके। काफी देर तक करण दरवाजे पर दस्तक देता रहा कि कविता उसके कपड़े दे दे, लेकिन कमरे के अंदर पूरी खामोशी थी। इसलिए जब वह कमरे में आया तो कमरा खाली था। गुस्से से उसने अपने कपड़े बदले और बाहर आया। चुपचाप से खाना खाने के बाद कमरे में आकर बेड पर बैठकर लैपटॉप पर काम करने लगा। कविता को अच्छी तरह पता था कि जब तक करण बेड पर बैठकर लैपटॉप पर काम करता रहेगा, उसकी आंखों में नींद आने वाली नहीं है। इसलिए जैसे ही वह कमरे में लौटी और उसे बेड पर टिक लगाकर काम करते हुए देखा, तो सीधे बिना किसी लाग लपेट के कह दिया, आप सोफे पर जाकर बैठ जाइए, मुझे सोना है। उसकी आवाज में थकान भी थी और मजबूरी भी, मगर करण की भौहें तुरंत सुंगड़ गई। उसकी आंखों में अकड़ और अहंकार उतर आया। वह ठंडे, सख्त और तानों से भरे लहजे में बोला, मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूँ, ना कोई गुलाम कि तुम हुक्म चलाओ। कमरा मेरा है, बेड मेरा है और ये घर भी मेरा है। जहां दिल चाहेगा वहीं बैठूंगा। उसके शब्दों में सिर्फ अधिकार नहीं बल्कि सत्ता का नशा भी था। कविता ने कोई बहस नहीं की, बस गहरी सांस ली और चुपचाप सोफे पर जाकर लेट गई। सोफे के पीछे खिड़की थी और बाहर अचानक तेज तूफानी बारिश शुरू हो चुकी थी। बादलों की भयानक गरज, बिजली की चमक और हवा की सनसनाहट से कविता को बचपन से ही डर लगता था। वह बार बार कांपते हाथों से कभी पर्दा ठीक करती, कभी डर के मारे आंखें बंद कर लेती। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था, होंठ सूख रहे थे, सांसें तेज चल रही थी। उसके बदले हुए हाव भाव देखकर करण समझ गया कि उसे बारिश से डर लग रहा है। रात का 1 बज चुका था। कमरे में अजीब सी बेचैनी फैली हुई थी। करण ने धीरे से लैपटॉप बंद किया, उठकर सोफे के पास आया और अचानक खिड़की के पर्दे हटा दिए। बाहर चमकती बिजली की रोशनी और बादलों की डरावनी गर्जना सीधे कविता के चेहरे पर पड़ी। वह घबराकर उठकर बैठ गई, आवाज कांप रही थी, ये पर्दे क्यों हटाए आपने? करण ने नकली हैरानी और नाटकीय अंदाज में आंखें फाड़ते हुए कहा, क्यों, डर लग रहा है तुम्हें?
जैसे किसी की कमजोरी पकड़कर उस पर वार करने का मजा ले रहा हो। कविता ने झूठी हिम्मत दिखाते हुए सिर हिलाया। नहीं, मुझे डर नहीं लग रहा। करण ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। तो फिर इतना खूबसूरत नजारा है, ऐसे नजारों पर पर्दे क्यों डाले हैं? इन्हें तो खुलकर देखना चाहिए। वह उठकर बेड की तरफ बढ़ ही रही थी कि अचानक करण ने उसकी कलाई कसकर पकड़ ली। उसकी पकड़ में अजीब सी ताकत और जिद थी। वह झुककर उसके पास आया और धीमी आवाज में बोला, कभी बारिश में नहाई हो तुम? कविता घबराकर बोली, नहीं, मुझे ऐसा कोई शौक नहीं है। करण मुस्कुराया। उसकी मुस्कान में अजीब सी शरारत थी। मुझे बहुत शौक है। फिर उसकी आंखों में सीधे देखते हुए बोला, जानना चाहती हो उस रात मेरे और शालू के बीच क्या हुआ था? ये सुनते ही कविता का दिल जोर से धड़क उठा। उसके अंदर का डर एक पल को पीछे हट गया और जिज्ञासा, दर्द और सवाल आगे आ गई। उसने उसकी आंखों में देखते हुए कहा कि हाँ, बताइए क्या हुआ था। बस यही सुनते ही करण ने उसकी कलाई को और कसकर पकड़ लिया और उसे लगभग घसीटते हुए कमरे से बाहर ले गया। सीधे लॉन्च में होते हुए बाहर के दरवाजे तक दरवाजा खोला और जबरदस्ती उसे तेज बारिश में लॉन में खींच लाया, जहां मूसलाधार बारिश हो रही थी। हवा चीख रही थी, बिजली चमक रही थी। चौकीदार अपने क्वार्टर में सो चुका था और पूरे लॉन में उन दोनों के सिवा कोई नहीं था। कविता बुरी तरह घबरा गई थी। उसका पूरा शरीर डर से कांप रहा था। सांस उखड़ रही थी, दिमाग सुन्न पड़ता जा रहा था। और इसी बीच उस तूफानी अंधेरी रात में बारिश की आवाजों के बीच करण ने इस बीच उसके बालों की चोटी खोल दी। कविता कांपती हुई आवाज में बोली, ये आप क्या कर रहे हैं? मुझे छोड़ दीजिए। मगर करण की आंखों में एक अजीब सी कठोर चमक थी। उसने ठंडे लहजे में कहा, सच जानना है ना तुम्हें? और ये कहते ही उसने उसे अपनी मजबूत बाहों में जकड़ लिया। उसी पल आसमान में बादल जोर से गरजे, बिजली चमकी और तेज बारिश के शोर से घबराकर कविता डर के मारे उसके सीने से लिपट गई। दोनों हाथों से उसकी शर्ट पकड़ ली। पहली बार उसके मुंह से उसका नाम निकला, करण। मुझे डर लग रहा है, प्लीज मुझे अंदर ले चलो। मुझे बारिश से बहुत डर लगता है। लेकिन करण ने उसके कान के पास झुककर धीमी भारी आवाज में कहा, जब मैं तुम्हारे साथ हूं तो डर किस बात का? मैं तुम्हारा पति हूं, तुम्हारा जीवन साथी हूं। मेरे होते हुए तुम्हें निडर होना चाहिए। और उसने उसे अपने भीतर और कसकर समेट लिया। उसी पल कविता ने घबराकर अपनी पेट की बेल्ट के भीतर हाथ डालकर चाकू निकालने की कोशिश की, मगर वहां कुछ भी नहीं था, ना चाकू ना रिकॉर्डर। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वह बदहवास सी करण की तरफ देखने लगी और वह जीत भरी मुस्कान के साथ बोला, आज हमारे बीच कोई दीवार नहीं है, ना तुम्हारा चाकू ना ही कोई और चीज। कविता की आवाज कांपने लगी। आपने जानबूझकर मुझे नशीला दूध पिलाया ताकि मुझे बेबस करके मेरे साथ ये सब कर सको। करण ने ठंडेपन से कहा, गलत क्या किया है? तुम मेरी बीवी हो, शादी का मतलब जानती हो ना? तुम मेरे लिए पूरी तरह जायज हो। जब चाहूं जहां चाहूं मैं अपना हक जता सकता हूं। तुमने खुद मुझसे शादी करने की जिद की थी। कविता ने रोते हुए कहा, आप मेरा मकसद जानते हैं। आपने मेरी बहन को मार डाला। ये सुनकर करण ने उसे और कसकर अपने करीब खींचा। उसकी गीली जुल्फों को हटाकर उसके कान में बेहद धीरे से फुसफुसाया, हाँ, मैंने मारा था। अगले ही पल उसने कविता को बाहों में उठा लिया और तेज कदमों से कमरे की तरफ बढ़ गया, जबकि कविता की आंखें सुन्न रह गई। उसके कानों में वही शब्द गूंज रहे थे, हाँ, मैंने मारा था। यही वो सच था जिसके लिए उसने अपनी जिंदगी दांव पर लगाई थी। मगर जिस अंदाज में ये सच सामने आया था, उस पर उसका दिल यकीन करने से इनकार कर रहा था। करण ने उसे बेड पर लिटाया, खुद उसके ऊपर झुक आया। बाहर अब भी बारिश लगातार बरस रही थी। कविता समझ चुकी थी कि अब उसे रोक पाना नामुमकिन है। उसने कांपती आवाज में कहना चाहा, अगर तुमने मेरे साथ जबरदस्ती की। उसकी बात पूरी होने से पहले ही करण ने उसके होठों को अपने होठों से सील कर दिया। फिर कुछ समय के बाद करण ने ठंडे लहजे में कहा, मैंने उसके साथ कुछ नहीं किया, लेकिन सच तुम्हें तब बताऊंगा जब तुम पूरी तरह मेरी हो जाओगी। अभी मुझे इस बारिश का मजा लेना है। ये कहते हुए उसने उसे अपने सीने से जकड़ लिया और उसके कानों में धीमी आवाज में अपनी
बेचैनी, अपनी इच्छाएं और अपनी हवस उड़ेलने लगा। जबकि कविता बार बार खुद को उससे छुड़ाने की कोशिश करती रही, मगर इस पल वह पूरी तरह बेबस थी। न उसके पास कोई ताकत थी, ना कोई हथियार, ना कोई रास्ता। पहली बार उसे अपनी शादी का फैसला एक भावुक, बचकाना और आत्मघाती कदम लगने लगा। वह टूटती हुई आवाज में सिसकती हुए बोली, मैं सुबह खुद को खत्म कर दूंगी। और करण ने बेरहमी से हंसकर कहा, मार डालना, बिल्कुल अपनी बहन की तरह। मेरा क्या जाता है, मैं किसी तीसरी से शादी कर लूंगा। ये सुनते ही कविता के अंदर गुस्से की आग भड़क उठी। उसकी आंखों में नफरत उतर आई। वह चीख कर बोली, आप इंसान नहीं हैं, आप जल्लाद हैं। करण ने बेशर्मी से जवाब दिया, हाँ मैं जल्लाद हूं और आज तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं कितना खतरनाक जल्लाद हूं। तेज बरसती बारिश के बीच वह उसे जबरन गोद में उठाकर पहले लॉन में ले गया, फिर कमरे तक घसीट लाया, बेड पर पटक दिया और घूमकर दरवाजा बंद कर दिया। मगर जैसे ही वह उसकी तरफ बढ़ा, कविता फुर्ती से बेड के दूसरी ओर खड़ी हो गई। करण झुंझलाकर बोला, देखो मुझे परेशान मत करो। वह पूरी ताकत से चीख पड़ी, आप धोखेबाज हैं, चीटर हैं, मुझे नहीं रहना आपके साथ। करण गुस्से और मजबूरी के मिले जुले लहजे में बोला कि ये शादी तुमने अपनी मर्जी से की थी, अब मुझसे अलग रहने का सवाल ही नहीं उठता। ये कहते हुए वह उसकी तरफ बढ़ा तो कविता घबराकर पीछे हटी और दीवार से जा लगी। उसके दोनों हाथ दीवार पर टिके थे, जैसे उसने उसके भागने के सारे रास्ते बंद कर दिए हों। लेकिन कविता फूट फूट कर रो पड़ी और कांपती आवाज में बोली कि तुम मेरी बहन के कातिल हो। यह सुनते ही करण का चेहरा एकदम शांत हो गया। उसकी आवाज में पहली बार कठोरता नहीं बल्कि थकान और गंभीर सच्चाई उतर आई। उसने कहा कि उसने शालू के साथ कुछ भी गलत नहीं किया। सच ये था कि शालू किसी और से प्यार करती थी, दिल से किसी और को चाहती थी, लेकिन घर वालों के दबाव में उसने उससे रिश्ता जोड़ लिया था। जब पहली बार वह उसे रेस्टोरेंट में मिलने बुलाया तो शादी के कार्ड तक छप चुके थे और रिश्ता तय हो चुका था। वही शालू ने उसे सच बताया था कि वह किसी और को चाहती है, मगर उसके पास पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि ये उसके खानदान की इज्जत का सवाल बन चुका था। उसने कहा कि उसने शालू को कभी हाथ तक नहीं लगाया। हनीमून की जगह भी शालू ने खुद चुनी थी, क्योंकि वही वह लड़का रहता था जिससे वह प्यार करती थी। उसने बहुत समझाया था कि पहले उसे उस लड़के से मिलने दे, क्योंकि कई लड़के प्यार के नाम पर सिर्फ धोखा देते हैं, और अगर वह लड़का सच में शालू के लायक हुआ तो वह खुद उसे तलाक देकर उसकी शादी उसी से करवा देगा। लेकिन शालू जिद्दी थी। उस रात वह उसी लड़के के पास गई जिसने उसे बुरी तरह तोड़ दिया, उसके साथ हैवानियत की और उसकी हालत ऐसी कर दी कि जब वह होटल के कमरे तक लौटी तो दरवाजे पर दस्तक देते ही बेहोश होकर गिर पड़ी। वह उसे अस्पताल लेकर गया, लेकिन डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए। मरने से पहले शालू ने उससे वादा लिया था कि वह उसके घर वालों को पूरी सच्चाई नहीं बताएगा, ताकि मरने के बाद लोग उसकी बदनामी ना करें, और वह आज तक वह वादा निभा रहा है। उसने गहरी सांस लेकर कहा कि पोस्टमार्टम इसीलिए नहीं होने दिया क्योंकि जो कुछ उसके साथ हुआ था उसके लिए दुनिया उसे ही जिम्मेदार ठहराती और सारा इल्जाम उसी पर आता। फिर उसने थके हुए स्वर में कहा कि अगर तुम्हें मेरी बात पर भरोसा है तो मेरे साथ एक पत्नी की तरह रहो, और अगर तुम्हें लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ तो फैसला तुम्हारे हाथ में है। तुम चाहो तो मुझे चाहो तो उसे छोड़ सकती हो। अगर तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारी बहन का कातिल है तो मैं तुम्हें भी आजाद कर दूंगा। लेकिन कविता, मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ, इसलिए स्वार्थी होकर फैसला मत करना। करण की बातें कविता के दिल दिमाग में किसी तूफान की तरह घूमने लगी और उसे अचानक शालू की आखिरी कॉल याद आ गई। वह बार बार यही कह रही थी कि उसने उससे बहुत कुछ छुपाया है, कि उसे खुद जरूरी बताना है, लेकिन हर बार आवाज टूट जाती थी, जैसे नेटवर्क ही उसका साथ ना दे रहा हो। शब्द अधूरे रह जाते और बात पूरी होने से पहले ही कॉल कट जाती। अब सोचकर उसे साफ महसूस होने लगा कि शालू भीतर ही भीतर किसी गहरे दर्द से जूझ रही थी। शादी से पहले भी कविता ने कई बार देखा था कि वह फोन पर किसी से बात करती थी, और जैसे ही वह कमरे में कदम रखती शालू झट से फोन बंद कर देती। उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी होती थी। करण से
जुड़े रिश्ते को लेकर वह कभी दिल से खुश नहीं दिखी और कविता खुद भी इस रिश्ते को लेकर पूरी तरह आश्वस्त नहीं थी, मगर माँ बाप की पसंद के आगे दोनों बहनों ने चुप रहना ही बेहतर समझा था। उसी खामोशी के बीच करण बिना कुछ कहे बाथरूम चला गया, शावर लेकर बाहर आया और थके हुए जिस्म के साथ सोफे पर लेट गया। उधर कविता की आंखों से नींद कोसों दूर थी। पूरी रात उसकी यादों में शालू ही घूमती रही। उसे याद आया कि कैसे कभी कभी वह कॉलेज जाते वक्त बैग में गिफ्ट बैग लेकर निकलती थी, कभी जेंट्स परफ्यूम खरीदती, कभी मर्दों की घड़ियां, और जब पूछा जाता तो हर बार कोई नया बहाना तैयार होता। कभी दोस्त के मंगेतर के लिए, कभी किसी खास ऑर्डर का नाम लेकर, 100 बहाने 100 कहानियां, पर सच्चाई एक भी नहीं। जैसे जैसे ये सारी परतें खुलती गई कविता का दिल टूटता चला गया, आंखों से आंसू बहने लगे। वह वही फर्श पर बैठकर बिखर गई। उसकी सिसकियों की आवाज से करण की नींद खुली। उसने देखा कि वह दीवार के सहारे बैठी है, दोनों हाथों से चेहरा ढके हुए रो रही है। करण उठकर उसके पास आकर बैठ गया और नरम आवाज में बोला, क्या हुआ तुम्हें? तुम्हें लग रहा है मैं झूठ बोल रहा हूँ? माँ कसम, मेरा एक एक शब्द सच है। उस वक्त भी तुम मुझ पर शक कर रही थी जब मैं तुम्हारी बहन की लाश लेकर आया था। तुम्हें लगा कि तुम्हारी बहन के साथ मैंने कुछ गलत किया है, इसलिए मैंने पोस्टमार्टम नहीं करवाया, वरना मैं बेवजह फंस जाता, क्योंकि उसने मुझसे वादा लिया था कि मैं सच किसी को नहीं बताऊंगा। अगर सच सामने आ जाता तो तुम्हारे मम्मी पापा भी यही समझते कि हत्या मैंने ही की है। अब भी उन्हें बस शक है, सच नहीं पता। आज मैंने तुम्हें सब कुछ इसलिए बता दिया क्योंकि मैं तुम्हारे साथ जिंदगी बिताना चाहता हूँ, वरना तुम तो मेरे ऑफिस तक आई थी जब भी मैंने तुम्हें डरा दिया था ताकि तुम वापस चली जाओ। उस वक्त तुम मेरे लिए कोई अहमियत नहीं रखती थी, लेकिन आज तुम मेरे लिए बहुत खास हो। कविता बताओ, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? करण झूठ नहीं बोल रहा था। ये बात कविता अच्छी तरह समझ चुकी थी। सच में कसूर उसकी बहन का ही था, लेकिन करण ने उसकी इज्जत रख ली थी। अगर वह सबको सच बता देता तो कोई उसे याद तक ना करता, सब उसे बदनाम करते। उसके मरने पर रोने की बजाय लोग कहते अच्छा हुआ मर गई। बदनामी का दाग लेकर वह दुनिया से चली जाती। यह सोचकर कविता रो पड़ी। उसने करण के सामने हाथ जोड़ दिए और कांपती आवाज में बोली, मुझे माफ कर दो, मैंने आपको गलत समझा। गहरे दुख में डूबी आवाज में करण बोला, अगर उसने मुझे मना ना किया होता तो मैं सब कुछ पहले ही बता देता, ना पोस्टमार्टम से रुकता और ना ही चुप रहता। अपना डीएनए टेस्ट करवाकर रिपोर्ट से साबित कर देता कि मैं बेगुनाह हूँ, लेकिन मैंने मरने वाले की आखिरी इच्छा का सम्मान किया, यही मेरा फैसला था। ये कहते हुए उसने कविता के दोनों हाथ थाम लिए और उन्हें अपने होठों से लगा लिया। उसकी आंखों में गहरा प्यार और सच्चाई झलक रही थी। फिर धीमे से बोला, अब मेरा इम्तिहान कब तक लोगी? ये भी बता दो। कविता की आंखों से आंसू बह निकले। उसने भी उसके दोनों हाथ पकड़कर रोते हुए अपने होठों से लगा दिए और कांपती आवाज में बोली, आप बहुत अच्छे इंसान हैं, मैंने आपको समझने में बहुत बड़ी गलती कर दी। ये कहते हुए वह उसके और करीब आ गई। दोनों के दिल एक दूसरे से जुड़ चुके थे और शालू कैसी थी, ये राज हमेशा के लिए उन्हीं दोनों के दिलों में दफन होकर रह गया। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको हमारी कहानी जरूर पसंद आई होगी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, अगली अपडेट सबसे पहले पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं ताकि कोई भी नई कहानी आपसे मिस ना हो जाए। धन्यवाद दोस्तों, राधे राधे।